अब उत्तराखंड की राजनीति में बॉबी पवार का क्या भविष्य देखते हैं? मैं तो उन्हें जो है चुनाव के दिनों से ही लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, उनसे बात भी हुई कई बार मेरी। और मैंने कोशिश की थी इंटरव्यू करूं उनका, लेकिन वो लगातार जो है चुनाव के बाद तो लगातार दौरे कर रहे हैं। एक बार से मेरी बात दौर हुई, वो कह रहे थे कि मैं जो है निकाय चुनाव में जो है बिजी हूँ। मैंने कहा निकाय चुनाव में तुम्हारा रिजल्ट आया नहीं, तुम निकाय चुनाव में बिजी हो। फिर देखा तो पूरे उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। तो क्या भूमिका देख रहे हैं बॉबी पवार की आगे, या 2027 का जो नेक्स्ट अगला जो चुनाव होगा उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा, ये क्या भूमिका देख रहे हैं? ये क्या देख बॉबी जी पवार किसी पार्टी में जा सकते हैं? क्या देख रहे हैं आप? देखिए, बॉबी पवार की ये जो अभी फिलहाल राज्य भर के भ्रमण की रणनीति ये मेरे भी समझ नहीं आ रही है। और शायद उनके मन में प्लान हो कि खासकर एक युवाओं का जो वर्ग था, वो युवाओं का वर्ग जिन्हें राजनीतिक ठौर नहीं मिला था अभी तक, जो थोड़ा सा उग्र है, हम्म, एग्रेसिव है, जिनके अंदर एग्रेशन है, तो उन युवाओं को हम्म, कोई राजनीतिक ठौर इसलिए नहीं मिलता था क्योंकि वो कांग्रेस से भी नाराज थे, भाजपा से भी नाराज थे। तो हम्म, उन्हें बॉबी पवार के रूप में ऐसा मिल रहा है कि कुछ साल पहले की बात है कि उत्तरकाशी में कॉलेज में छात्र संघ चुनाव होते थे। तो पहले तक आमतौर पर आपने भी देखा होगा एबीपीपी और ये एनएसयूआई और एक एसएफआई यही संगठन होते थे। तो कुछ जो छात्र थे इनका इनके साथ अ, बैठ नहीं रहा था हिसाब किताब। तो ऐसे में अभी 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे छात्र संघ वो बने हुए हैं, छात्र संगठन जो पूरे उत्तराखंड में चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे आर्यन संगठन हो, शक्ति शक्ति ग्रुप हो, ओम ग्रुप हो। ये डीएवी कॉलेज जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा कॉलेज माना जाता है, वहां की छात्र राजनीति में भी दखल दे रहे हैं, जबकि बहुत छोटे छोटे कॉलेजों से चुनाव के दौरान उभरे हुए वो है। तो वो युवा जो है अब वो सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं, पर उनके साथ दिक्कत क्या है कि वो तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, ना तो भाजपा के संगठन के साथ, ना कांग्रेस के संगठन के साथ। ऐसे में उन्हें बॉबी एक उम्मीद के रूप में दिखता है कि वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जैसा प्रदर्शन बॉबी का रहा है इस चुनाव के दौरान, परिणाम जो भी हो, पर बॉबी को जो सपोर्ट मिला वो बिल्कुल अलग तरह का सपोर्ट था। उस लड़के को बहुत जल्दी सब लोगों ने जाना। तो अब उन्हें लगता है कि शायद उसकी वजह से एक ठोर मिले, एक कहीं ना कहीं एक तीसरी शक्ति के रूप में उभरने की बात है। दूसरा बात, बॉबी पवार को भी पता है कि उनका अगला लक्ष्य चक्राता विधानसभा ही है। चक्राता विधानसभा ने उन्हें जमकर वोट दिया इस बार। हालांकि चक्राता विधानसभा में जब मतदान हुए थे वो करीब 50-52% के करीब थे, जो उम्मीद से बहुत कम थे। जबकि माना जा रहा था कि जौनसार पूरी तरह से बॉबी पवार के साथ है। जौनसार में खतों की बैठक हुई थी, जो वहां खत सिस्टम चलता है पट्टियों का। तो उनकी बैठक हुई अच्छा। थी, तो उन्होंने एक तरफा जो है बॉबी पवार को समर्थन दिया था। लेकिन जौनसार की राजनीति जितनी जटिल है और वहां से प्रीतम सिंह को पार पाना वो भी बहुत आसान नहीं है। प्रीतम सिंह को पार पाने के चक्कर में मुन्ना सिंह चौहान जी को पलायन करना पड़ा, क्योंकि प्रीतम सिंह का चक्राता अभी भी बहुत अब मजबूत गढ़ है। 27 में क्या स्थिति होती है अलग बात है, क्योंकि बॉबी के पास दो चुनौतियां हैं। एक तो है 2027 तक प्रासंगिक बना रहना, जिसमें उसे संसाधन की भी जरूरत है और लगातार लोगों के बीच दिखते रहने की भी जरूरत है, मीडिया अटेंशन की जरूरत है, अपने पैरेलल एक टीम खड़े करने की जरूरत है। और दूसरी चुनौती है चक्राता विधानसभा में जुबीन नौटियाल की बढ़ती सक्रियता। जुबिन नौटियाल पिछले लंबे समय से मशहूर गायक हैं और पिछले लंबे समय से चक्राता में सक्रिय हैं। अपने दम पे वो पिछली दफा 2022 के चुनाव में अपने पिता रामशरण नौटियाल को टिकट दिलवा चुके थे, जबकि उस सीट पर मुन्ना सिंह चौहान की पत्नी जो है वो तैयारी कर रही थी, क्योंकि वो 2017 के चुनाव में बहुत कम अंतर से हारी थी। पर प्रीतम सिंह के सामने जब जुबिन नौटियाल के पिताजी रामशरण नौटियाल आए तो वो हार गए थे। इस तरह से अपना किला तो बचा लिया था प्रीतम सिंह ने 2022 में। लेकिन अब प्रीतम सिंह के सामने दो चुनौतियां हैं, एक जुबिन नौटियाल और एक अ, बॉबी पवार। पर बॉबी पवार के सामने भी सबसे बड़ी चुनौती होती है 2027 तक प्रासंगिक बना रहना, क्योंकि अभी तो खैर ताजे ताजे निर्णय आए हैं और उसके बाद वो लगातार गांवों में क्षेत्र में जगह जगह जा रहे हैं, उनके साथ उनकी टीम भी है। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि कितना करेज है उनके पास लगातार प्रासंगिक बने रहने के लिए। अभी निकाय चुनाव लगभग अक्टूबर तक के लिए टल गए हैं।
उसके बाद पंचायत चुनाव भी शायद जो अक्टूबर में होने प्रस्तावित थे, वो शायद अब अगले साल चले जाए, क्योंकि उत्तराखंड सरकार में एक रवायत बन गई है कि निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव कभी भी समय से नहीं करवाने हैं। वो 6 महीने, साल भर देर होते रहते, कोर्ट कचहरी से जब फटकार पड़ती है तब चुनाव होते हैं। तो इसका आज तक लॉजिक किसी को समझ में नहीं आया कि सरकार इतना भागती क्यों है, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, भाजपा की रही हो। तो इसी तरह से अब सेम सिचुएशन जो है वो और 2024 में जब अगले साल 2025 में पंचायत चुनाव हो जाते हैं, उसके बाद पूरा 1 डेढ़ साल बचता है खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए। वो अभी तक प्रासंगिक थे बेरोजगारी आंदोलन का चेहरा बन के, लेकिन अब उन्हें क्या लगता है कि अगर वो वापस से फिर से आंदोलन की राह पकड़ते हैं, तो फिर उतने प्रासंगिक बने रहेंगे या युवाओं का उस तरह से सपोर्ट मिलेगा, तो वो इस तरह की चुनौतियां हैं। पर हाँ, चक्राता के लिए उनके दरवाजे खुल गए हैं। चक्राता से 2027 के लिए आपने एक सवाल और पूछा था कि वो किसी दल में जाएंगे। हम्म। तो जब तक प्रीतम सिंह कांग्रेस में है, कांग्रेस के दरवाजे तो उनके लिए नहीं खुलते हैं। दूसरी बात, भाजपा के लिए उनके लिए दरवाजा इसलिए फिलहाल कोई संभावनाएं नहीं दिखती है, क्योंकि भाजपा में जुबिन नौटियाल जो है वो लगातार सक्रिय है। जुबिन नौटियाल की सक्रियता का इस अंदाजा लगा सकते हैं कि जुबिन नौटियाल लगातार जौनसार आ रहे हैं, और जुबिन नौटियाल जो अपनी जो पहचान है, जौनसारी पहचान को, उसको लेकर हम्म। बड़ा वो रहते हैं कि मतलब लगातार दर्शाते रहते हैं कि वो जौनसार से ताल्लुक रखते हैं। आमतौर पर फिल्मों से जुड़ा हुआ कोई भी सितारा या फिर युवा सितारा अपनी पहचान को लेकर इतना वो नहीं रहता है, कोई शब्द नहीं आ रहा है सटीक सा, जितना वो जुबिन कल में। नहीं रहता तो है। हाँ, हाँ, वोकल इतना नहीं रहता। वोकल। जी, जी। जिस तरह से वो है, तो इसलिए भाजपा और कांग्रेस के पास 2027 बॉबी पवार को कोई शायद ही, या फिर बॉबी पवार खुद भी जाना चाहे, ये भी बड़ा सवाल है। हम्म। आखिरी सवाल पंकज, मैं देख रहा था रिजल्ट को टिहरी लोकसभा सीट पर। जी। जोत सिंह गुनसोला साहब जो है, कांग्रेस बड़े ही अनमने ढंग से उतरी थी, लेकिन 22% वोट ले गए। तो इसका मतलब ये है कि वहां पे पोटेंशियल था, लड़ने का पोटेंशियल था, मतलब वहां पे। हाँ, ये परिणाम जब मैंने भी कल देखे, क्योंकि हम जोत सिंह कुनसोला को बिल्कुल कम आंक रहे थे, बहुत कम। हम्म। और हर कोई तो उन्हें तीसरे नंबर पर ही आंक रहा था, यहां तक कि कांग्रेस इस लड़ाई को लड़ ही नहीं रही थी, बड़े बेमने ढंग से लड़ रही थी। नहीं थी, कांग्रेस ने शुरुआत में ही हथियार डाल दिए थे, और डालना स्वाभाविक था, क्योंकि कांग्रेस के जितने भी पूर्व विधायक थे, कांग्रेस के हर छोटे बड़े नेता को भाजपा अपने साथ शामिल कर चुकी थी। लेकिन कांग्रेस को इतना बड़ा वोट मिलेगा, इसकी उम्मीद नहीं थी। हालांकि पहाड़ी इलाकों से कांग्रेस को बहुत कम वोट मिले। ये मान के चलिए कि अगर किसी बूथ पर 200 वोट है, तो उसमें से 80-80 वोट अगर भाजपा और बॉबी पवार को गए हैं, तो कुल 20-40 वोट जो है वो कांग्रेस के हिस्से आए। लेकिन कांग्रेस का जो बड़ा बड़ा वोट बैंक था, जो इस बार पूरे देश भर में रहा, वो था मैदानी इलाकों में। वो वोट बैंक जिन्होंने देखा कि इस बार जो है प्रधानमंत्री हो या पूरी भाजपा का इकोसिस्टम है, वो पूरी तरह से अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। तो ऐसे लोगों ने जम के वोट डाले। एक चुनाव के दौरान मेरी एक शख्स से बात हुई थी, तो उनकी माने तो देहरादून में, चाहे वो सहसपुर हो, विकास नगर हो, और राजपुर रोड जैसी विधानसभाएं हो जहां मुस्लिम वोट बहुत ज़्यादा रहता है, वो एक तरफा कांग्रेस को वोट करेगा। हालांकि पूरे देश भर के जब परिणाम आए, तो ये कहा भी गया था कि मुस्लिम मतदाताओं ने इस बार कांग्रेस के पक्ष में जमकर मतदान किया। और ये बात भी आपकी सही है कि अगर कांग्रेस इस पूरी लड़ाई को संजीदगी से लड़ती, तो शायद हार का अंतर थोड़ा और कम होता, और हो सकता है कि अगर कांग्रेस किसी अच्छे चेहरे पर दांव खेलती, तो हो सकता है कि कहानी कुछ और होती। कांग्रेस के पक्ष में एक चमत्कार भी हो सकता था। लेकिन कांग्रेस के साथ समस्या ये थी कि कांग्रेस के पास कोई ऐसा प्रभावी चेहरा नहीं था टिहरी संसदीय सीट पर, जो जिसे वो चुनावी मैदान में उतारे। शुरुआत में लोगों ने कहा था कि बॉबी पवार को ही टिकट देना चाहिए था, लेकिन बॉबी पवार को अगर कांग्रेस टिकट देती, तो उनके साथ जो एक बड़ा युवा वर्ग था वो नहीं जुड़ पाता। दूसरी बात यह थी कि कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रीतम सिंह पहले ही चुनाव लड़ने से मना कर चुके थे, बाकी बड़े नेता भी चुनाव मैदान में अपने हथियार छोड़ चुके थे।
तो उसके बावजूद कांग्रेस को इतना ज़्यादा वोट मिलना कि उसकी स्थिति दूसरे नंबर की आ जाए और 1.5 लाख से ऊपर वोट मिलना, तो ऐसे में कांग्रेस के पास मौका है कि अगर भी अभी भी वो संजीदगी से काम करती है, खासकर संगठन पर, और जो उनका संगठन इस चुनाव के दौरान पूरी तरह से बिखर गया है, उसे फिर से उस कुनबे को जोड़ती है, तो उसके लिए आगे के लिए संभावनाएं बनती है। धन्यवाद। ठीक है। थैंक यू ओके पंकज, भाई। थैंक यू। ओके ओके, भाई। थैंक यू।